बिहार की सियासत में एक कहावत है कि मौसम बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं बदलती। 2025 के नतीजों ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिया है। ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये एक सियासी सुनामी थी, जिसमें एक तरफ का किला तो मजबूत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ का पूरा महल ही रेत की तरह ढह गया। आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि चुनावी पंडितों के सारे कैलकुलेटर फेल हो गए। एनडीए को 203 सीटों का ऐसा प्रचंड बहुमत मिला जो लैंडस्लाइड से भी 2 कदम आगे की बात है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया। मतलब पासिंग मार्क्स तो छोड़िए, ग्रेस मार्क की भी गुंजाइश नहीं बची। ये चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं था, ये चुनाव बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात की भी लड़ाई बन गया कि कौन बड़ा भाई बनेगा। और नतीजों ने बता दिया कि बीजेपी 89 सीटों के साथ रेस में सबसे आगे निकल गई, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन अब राजनीति के गलियारों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी बड़ा भाई बनने के बावजूद दूसरे नंबर वाली पार्टी यानी नीतीश कुमार को पाटलिपुत्र की गद्दी सौंपेगी या नहीं। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। और आज बात करेंगे बिहार के उस जनादेश की जिसने वंशवाद, जातिवाद और हवाई वादों की राजनीति पर कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम चीरफाड़ करेंगे उन वजहों की जिन्होंने नीतीश कुमार को अपराजेय बना दिया है और कैसे तेजस्वी यादव 2020 के हीरो से 2025 में जीरो के करीब पहुंच गए, ये सब बात करेंगे। नतीजे आते ही बधाइयों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुड गवर्नेंस, विकास और सामाजिक न्याय की जीत बताया, लेकिन उनके ट्वीट की सबसे धारदार लाइन थी, आज के यह परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साफ इशारा था कि जनता ने जमानत पर चल रहे नेताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार की जनता और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बयान दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाले बनिए। ओवैसी की ये बात महागठबंधन के उस जख्म पर नमक की तरह है जिस पर अभी मरहम लगाना बाकी है। तो सवाल ये है कि एनडीए की इस महाविजय का सीक्रेट सॉस क्या था? वो कौन सी रेसिपी थी जिसे विपक्ष समझ ही नहीं पाया? इसकी कहानी छिपी है बिहार के घरों में, महिलाओं के किचन में और उनके बैंक खातों में आए एक मैसेज में। इस चुनाव की सबसे बड़ी स्टार रही बिहार की महिलाएं, राजनीति के जानकार जिन्हें साइलेंट वोटर कहते हैं। इस बार वो साइलेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने सबसे जोरदार आवाज में अपना फैसला सुनाया। इस बार बिहार में 71% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला, जो पुरुषों के 63% के आंकड़े से 8% ज्यादा था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक क्रांति है और इस क्रांति के पीछे मास्टर स्ट्रोक साबित हुई नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया और उसकी पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। देखते ही देखते बिहार की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में शगुन पहुंच गया। इन महिलाओं को नाम दिया गया जीविका दीदी। विपक्ष इसे रेवड़ी कल्चर कहता रहा, लेकिन एनडीए के लिए ये संजीवनी साबित हुआ। वो लड़की जिसे कभी नीतीश ने साइकिल दी थी, आज वो एक महिला बन चुकी है और उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें 10,000 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया था। इस एक मैसेज ने जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़ दी। यही नहीं, चुनाव से ठीक पहले आशा वर्कर्स की सैलरी 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दी गई। ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी दोगुना कर दिया गया। ये वो महिलाएं थी जो कुछ महीनों पहले तक पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन चुनाव आते आते वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी प्रचारक बन गई। एनडीए की जीत का दूसरा बड़ा फैक्टर था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का कॉकटेल। 1 जुलाई से बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, जिससे करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधे राहत मिली। विपक्ष 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करता रहा, लेकिन जनता ने उस वादे पर एतबार नहीं किया जो खाते में आ चुका था।
इसके साथ ही बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए कर दी गई। ये वो छोटे छोटे कदम थे जो चुपचाप एनडीए के लिए एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर रहे थे। लेकिन सिर्फ योजनाओं से चुनाव नहीं जीते जाते। बिहार की राजनीति का असली खेल तो जातीय समीकरणों के ताश के पत्तों से खेला जाता है। और इस बार एनडीए ने सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कॉकटेल बनाया जिसका कोई तोड़ विपक्ष के पास नहीं था। बीजेपी का परंपरागत सवर्ण और वैश्य वोटर, नीतीश कुमार का मजबूत अति पिछड़ा वोट बैंक और इसके साथ मिलाया गया चिराग पासवान का 5.5% पासवान वोट, जीतन राम मांझी का मुसहर वोट और उपेंद्र कुशवाहा का वोट, इन सबको मिलाकर एक ऐसा इंद्रधनुषी गठबंधन तैयार हुआ जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन था। 2020 में जो चिराग पासवान नीतीश के लिए विभीषण साबित हुए थे, 2025 में वही हनुमान बनकर उभरे और उनकी पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीतकर शानदार स्ट्राइक रेट दिखाया। अब आते हैं हार के पोस्टमार्टम पर। आखिर तेजस्वी यादव और महागठबंधन से चूक कहां हुई? सबसे बड़ी गलती 2020 वाला कम्युनिकेशन गायब था। 2020 में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का एक ऐसा नैरेटिव सेट किया था जिसके जवाब में एनडीए को बड़ा कठिन सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार तेजस्वी रिएक्ट करते दिखे, एक्शन लेते नहीं। वो वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन बिहार की जनता को ये कहानी पसंद नहीं आई। दूसरी बड़ी वजह रही हवाई वादे। हर घर सरकारी नौकरी जैसा वादा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने पूछा ब्लूप्रिंट कहाँ है? इसके जवाब में तेजस्वी कहते रहे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लेकिन जनता शायद जंगल राज का ट्रैक रिकॉर्ड भूल नहीं पाई थी। तीसरी और सबसे घातक वजह बनी फ्रेंडली फाइट। सीट बंटवारे को लेकर मची कलह ने महागठबंधन की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। नाम दिया गया फ्रेंडली फाइट, मगर जमीन पर ये डेडली फाइट साबित हुई, जिसने वोट काटकर सिर्फ एनडीए को फायदा पहुंचाया। और सबसे बढ़कर तेजस्वी यादव अपने परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर नहीं निकल पाए, जबकि नीतीश कुमार ने जातियों का ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जिसके आगे एमवाई समीकरण बौना पड़ गया। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर जहां सबकी निगाहें थी। राघोपुर, ये आरजेडी की परंपरागत सीट है। तेजस्वी यादव यहां से लड़े और जीते भी, लेकिन शुरुआती कई राउंड में बीजेपी के सतीश कुमार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, जो दिखाता है कि हवा का रुख क्या था। महुआ, यहां से लड़े तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर मैदान में उतरे, लेकिन जनता ने उन्हें तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। वो अपनी जमानत भी मुश्किल से बचा पाए। मोकामा, बिहार का नाम आते ही इस सीट का जिक्र जरूर होता है। बाहुबली अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए भी ये सीट एक बार फिर जीत ली। यही नहीं, उन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही जीत की खुशी के लिए गुलाब जामुन बनवाना शुरू कर दिया था। तारापुर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर चुनाव से पहले कई आरोप लगे, लेकिन उन्होंने 45,000 के बड़े अंतर से ये सीट जीतकर अपने विरोधियों को चुप करा दिया। छपरा, आरजेडी ने यहां से भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को टिकट दिया। शुरुआती रुझानों में वो आगे थे, लेकिन अंत में बीजेपी की छोटी कुमारी से हार गए। हार सामने देखकर खेसारी भावुक हो गए और काउंटिंग के बीच से ही बाहर चले गए। अलीनगर, यहां से बीजेपी ने एक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा। 25 साल की मैथिली ने यह सीट जीतकर बता दिया कि युवा चेहरे भी राजनीति में कमाल कर सकते हैं। इस चुनाव में एक और बड़े नाम की चर्चा जरूरी है, प्रशांत किशोर, वो चुनावी रणनीतिकार जो पर्चियों पर लिखकर पार्टियों का भविष्य बताते थे। उनकी अपनी पार्टी जनसुराज का भविष्य ही एक भी सीट जीते बिना अंधेरे में रह गया। उन्होंने दावा किया था कि जेडीयू 25 सीटों से आगे नहीं जाएगी, लेकिन जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर उनके सारे दावों की हवा निकाल दी। इसी तरह पुष्पम प्रिया की फ्लूरस पार्टी भी कहीं नजर नहीं आई। ये नतीजे बताते हैं कि बिहार की जमीनी हकीकत को समझना एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अब सवाल वही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार को कुर्सी सौंपेगी या फिर महाराष्ट्र वाला फार्मूला यहां चलेगा?
या फिर नीतीश कुमार अपनी पलटने की कला का एक और प्रदर्शन करेंगे? ये वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल तो जनादेश साफ है, जनता ने वादों पर नहीं बल्कि जो मिला है उस पर वोट किया है। केमिस्ट्री कैलकुलेशन पर भारी पड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी होगी? और इस हार के बाद तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।